गुजरात के तटवर्ती इलाकों में पहुंचने की संभावना। सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए और फ्लाइट को जोड़ने का किया फैसला। एयर इंडिया फेज 3 में अमेरिका और कनाडा में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 70 और फ्लाइट्स का करेगी संचालन। देश में कोरोना से सक्रिय मामलों की संख्या हुई 99,581। इलाज के बाद 95,526 लोग अभी तक हुए स्वस्थ। दुनिया भर में 62 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर मुठभेड़ जारी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक श्वेत नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अमेरिका के करीब 40 शहरों की प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक झड़पें। नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। अरब सागर में बनने वाले संभावित चक्रवात के मद्देनजर उससे जुड़ी तमाम तैयारियों के सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल समेत मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस समीक्षा बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और एनडीआरएफ के महानिदेशक भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में पूरे हालात और तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने गुजरात में 11 टीम, महाराष्ट्र में 10 टीम, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली में एक टीम तैनात की है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बनने वाला चक्रवात महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। और हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुधाकर, केंद्रीय गृह मंत्री ने कल तमाम बलों के साथ एक समीक्षा बैठक ली। क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं अभी तक? जी देखिए रमा, अभी अगर ताजा मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक ये जो डीप डिप्रेशन था, अगले 1-2 घंटे में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल जाएगा, चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और देर रात कह रहे हैं कि 11:30-12 बजे रात तक ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल ले लेगा। और निश्चित तौर पर ये एक तरह से कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण स्थिति जरूर है, खासतौर से गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा, नगर हवेली के लिए। और पूरी जो क्या स्थिति हो सकती है, किस तरह के खतरे हैं इस तूफान से, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री ने कल महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। और सारे स्टेक होल्डर्स जो खासतौर से राहत बचाव कार्यों में लगे हैं, आपदा की स्थिति में मौजूद रहते हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, एनडीएमए हो, आईएमडी जो मौसम विभाग है, लगातार अलर्ट करता रहता है लोगों को। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड और गृह मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी, उनकी बैठक गृह मंत्री ने पहले बुलाई थी। उसके बाद उन्होंने दोनों राज्य जो प्रभावित हो सकते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, उनके मुख्यमंत्री और दमन दीव के प्रशासक से भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। और पूरा एक आकलन किया गया था कि किस तरह की क्या इंटेंसिटी तूफान की रहेगी, उसकी वजह से किस हद तक नुकसान की आशंका है। क्योंकि देखिए तूफान तो एक चीज है ही, तूफान के साथ भारी बारिश और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि हाई टाइड की भी आशंका है। मछुआरों को पहले ही समुद्र में जाने के लिए मना किया गया। तो ऐसे में ये तीनों स्थितियां मिलकर जो कोस्टल एरियाज है उसमें खतरनाक हो सकती है। तो गृह मंत्री ने राज्यों को कहा है कि जल्द से जल्द कोशिश की जाए जो लोग हैं कोस्टल एरियाज में, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और मुमकिन हो तो आज शाम या रात तक ये कार्रवाई कर ली जाए, ताकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की आशंका को बहुत से न्यूनतम किया जा सके। इसके साथ ही जो एनडीआरएफ की जो तैनाती है, कई टीमें आपने जिक्र किया जो तैनाती हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा कई स्टैंड बाई टीम्स भी है, तो आज दिन भर उनको भी कई जगहों पर तैनात किया जाएगा। तो 30 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीम दोनों राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश में तैनात की जाएंगी। और ये खासतौर से कोस्टल एरियाज में ये एनडीआरएफ की टीम इस वक्त लोगों को इवैक्यूएट करने में भी मदद कर रही है।
जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी उसकी भी बैठक संभावित है। कल भी बैठक हुई थी, कैबिनेट सेक्रेटरी ने जब दोनों राज्यों के साथ जायजा लिया था पूरी स्थिति का। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले एक पखवाड़े में ये दूसरा तूफान होगा जो भारत की तटों से टकराएगा। हमने देखा कि अम्फन एक सुपर साइक्लोन था, लेकिन इसी तरह की तैयारियां प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते लोगों को सही समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के चलते काफी कम एक मिनिमम नुकसान सुपर साइक्लोन में जिस तरह का पहले हजारों जानें चली जाती थी, तो उस तरह का नुकसान हम रोक पाए। उस स्थिति में भी लगातार केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय लगातार पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा है और राज्य ने जो भी मदद मांगी है अब तक वो मदद एनडीआरएफ के जरिए या अन्य उपायों के जरिए वो की गई है। तो निश्चित तौर पर अगले कुछ घंटे या आज दिन भर का वक्त काफी महत्वपूर्ण रहेगा, खासतौर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में। और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो शिप्स हैं या उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी स्टैंड बाई पर हैं इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, किसी भी आपदा के से निपटने में। तो कह सकते हैं तो कोऑर्डिनेशन के साथ केंद्र राज्यों के बीच तालमेल के साथ ही साथ सारी एजेंसीज मिलकर काम कर रहे हैं इस आपदा से मुकाबला करने के लिए। कल जी सुधाकर, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। अरब सागर के ऊपर बने निम्न दबाव के कारण केरल में सोमवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवात में बदल सकता है, जिसके 3 जून तक उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। राज्य के 9 जिलों में कल येलो अलर्ट जारी किया गया। केरल में मौसम विभाग ने सोमवार को एक विशेष बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। मौसम विभाग की माने तो चक्रवात के प्रभाव से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे भारी नुकसान होने की संभावना है। मानसून पर और अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य से। तपस, क्या कुछ स्थिति मौसम विभाग के मुताबिक? जी, मौसम विभाग ने जैसे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस साल जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, 4 महीने रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा। और एक तरह से जो उनकी भविष्यवाणी थी कि 1 से 4 के 5 तारीख के बीच में आएगा, वो एक्चुअली पहले आ चुकी है, 1 तारीख को आ चुकी है। और इस वक्त जो सबसे अहम चीज है वो है जो ये सीवियर साइक्लोन निसर्गा नाम होने वाला है, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। निसर्गा नाम है और ये कल दोपहर तक ये मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात के जो तटवर्ती जगह हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। खास तौर से साउथ मुंबई कहा जा रहा है कि जो उसका फॉल होगा इस साइक्लोन का, वो साउथ मुंबई की तरफ होगा, जो अपने आप में एक अहम बात है, क्योंकि मुंबई में कभी साइक्लोन नहीं हुआ है। मुंबई की जो अभी तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री रही है, वहां पे अभी तक साइक्लोन अभी तक नहीं आया। तो उस हिसाब से ये पहला शायद नोटेड साइक्लोन होगा। और इस वजह से अगर हम देखें कि ये जो पूरे जगह हैं, जो खासतौर से जो तटवर्तीय जगह हैं महाराष्ट्र के और आपके गुजरात के, तो उनको क्लियर करने की बात की गई है, क्योंकि दोपहर तक अभी तक ये डीप डिप्रेशन है। तो इस वजह से मॉनसून भी उसका भी इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात जो है, ये आज करीब 3-4 बजे के बाद ये जो डीप डिप्रेशन है वो बदल के सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल जाएगा। और कल दोपहर के बाद हम ये आईएमडी का ये एक मानना है कि ये इम्पैक्ट करेगा दोपहर के बाद। तो खास तौर से ये बात अहम होगी कि इसका जो फॉल है कहाँ, इस विंड स्पीड की अगर हम बात करें, इससे पहले हमने देखा अम्पन आया था, सुपर साइक्लोन अम्पन, तो उसके ठीक बाद ही एक सीवियर साइक्लोन आना एक अहम बात है। और वो भी खास तौर से इम्पैक्ट करने की जो बात कर रहे हैं हम, आपके 2 स्टेट पे इम्पैक्ट करेगा उनके। तो इनकी इसको विंड स्पीड जो है उसको मापी जा रही है 100 से लेके 110 तक, गस्टिंग टू 120 तक जा सकती है इसकी विंड स्पीड। और जो स्टॉर्म सर्ज होता है वो करीब 2 मीटर तक इसका आकलन किया जा रहा है। तो 2-3 चीजें बहुत अहम है इसमें। और सबसे अहम बात यह है कि जो मछुआरे हैं जो समुद्र में जाते हैं इस वक्त, उनको उसकी मनाही हो चुकी है, उनको रोक दिया गया है। कोई भी फिशिंग एक्टिविटी जो है समुद्र के किनारे इन दोनों स्टेट्स में वो नहीं हो रही है। और एक जो और अहम बात है वो है कि किस तरीके से
जो रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन भी है इन जगहों पे, गुजरात और महाराष्ट्र में, तो वहां पे भी उस पे भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और जो कच्चे मकान है वहां पे, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, खासतौर से जो तटवर्ती इलाकों में, उनसे लोगों को निकाल के इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रिकॉशन लिया जा रहा है। साउथ मुंबई, मैं फिर कहना चाहूंगा, साउथ मुंबई हमारे जी। सोर्सेस से पता चल रहा है कि जो उसका इस साइक्लोन का जो लैंडफॉल है, कल दोपहर के बाद जो लैंडफॉल होने वाला है, वो करीब करीब साउथ मुंबई हो सकता है। तो इस पे अभी वैसे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, लेकिन एक तरीके का जो सोर्सेस है वो कह रहे हैं कि शायद साउथ मुंबई इस लैंडफॉल का एक मैसिव हिस्सा रहेगा। तो आसपास के जो जगह है वहां से इवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। और इस वक्त जब ये पैंडेमिक चल रहा है, एक महामारी चल रही है, उस जी समय तपस। ये जो कदम है, ये अपने आप में बहुत अहम होने वाले हैं। जी, काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तैयारियां भी पूरी हैं। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब देख लेते हैं क्या कहना है डीजी एनडीआरएफ का। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 11, 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी। और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाय में 6 टीमें रहेंगी और 5 टीमें आंध्र प्रदेश में रहेंगी। तो इस तरह से तैयारी मुकम्मल है। तो चक्रवात निसर्ग से निपटने की तैयारी पूरी है। डीजी एनडीआरएफ ने बताया कि बड़े पैमाने पर जो टीम्स की तैनाती कर दी गई है। कल गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तमाम राहत और जो सुरक्षा बल हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद तमाम स्थितियों पर नजर रखी जा रही है और इससे निपटने की पूरी तैयारियां पहले से ही की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो चुनौती बड़ी है, लेकिन उसके लिए तैयारी लगातार सरकार की तरफ से पहले ही पूरी कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में अमेरिका और कनाडा से स्वदेश लौटने वाले लोगों के लिए एयर इंडिया 70 उड़ानें संचालित करेगी। ये उड़ानें 11 जून से 30 जून के बीच संचालित होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार देर रात एक ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे और स्वदेश लौटने के इच्छुक भारतीयों को लाने के लिए और अधिक उड़ानें संचालित की जाएंगी। फिलहाल एयर इंडिया 11 जून से 30 जून 2020 के बीच मिशन के तीसरे चरण के तहत यूएसए और कनाडा के लिए 70 उड़ानों का संचालन करेगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी एयरलाइंस को सीटों को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। एयरलाइंस कंपनियों से सभी घरेलू उड़ानों के बीच की सीट खाली रखने का निर्देश दिया गया है, या फिर अगर ऐसा नहीं संभव हो पाता है तो यात्रा के दौरान बीच की सीट पर बैठने वाले यात्री को सुरक्षात्मक उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। नागर विमानन महानिदेशालय के ये निर्देश 3 जून से लागू होंगे। एयरलाइंस को सभी यात्रियों को सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए कहा गया है, जिसमें 3 लेयर सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड और पर्याप्त सैनिटाइजर शामिल हैं। तो ये हवाई उड़ान पर डीजीसीए के निर्देश। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी है। इसमें एक आतंकवादी मारा गया है। पुलवामा जिले के त्राल के सेमो में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें अब तक एक आतंकी मारा गया है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्होंने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के बाद पहली बैठक थी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान संकट में पड़े एमएसएमई के लिए किया गया। वहीं एमएसएमई की इसके लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार आया है। इससे संकट में फंसे छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी।
विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए 6 करोड़ से अधिक एमएसएमईज की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो एमएसएमई संकट में है उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। इससे 2 लाख ऐसे जो संकट में है ऐसे एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली दफा हुआ है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए 6 करोड़ से अधिक एमएसएमईज की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो एमएसएमई संकट में है उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। इससे 2 लाख ऐसे जो संकट में है ऐसे एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली दफा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि लागत और मूल्य आयोग को लेकर सुझाव आए थे, उन्हें मंजूर कर लिया गया है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को अमल में लाया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की 14 फसलों के लिए सिफारिश आ गई है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। किसानों को राहत देने के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 83% की वृद्धि की गई है। आज फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो रिकमेंडेशन है 14 फसलों के लिए वो आ गई हैं। जैसे धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोषित की गई है। इसी प्रकार से ज्वार हाइब्रिड को देखेंगे तो ये इसमें भी 50% मुनाफा हो, इस दृष्टि से 2620 घोषित की गई है। बाजरा को अगर हम देखेंगे तो 150 उस 83% को ध्यान में रखते हुए 2150 घोषित किया गया है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को बड़ी मात्रा में अगली बार होने वाला है। कैबिनेट के फैसलों में किसानों के लिए अहम फैसले किए गए हैं, जिनके तहत 3 लाख रुपए तक के लोन पर भुगतान की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। किसानों को दी गई छूट के बाद 4% पर लोन मिलेगा। समय पर किसान अपना फसली ऋण चुकाने में सफल होता है तो किसान को 4% ब्याज पर कर्ज मिलता है। इस बार आपको ध्यान है कि 31 मार्च भी लॉकडाउन की स्थिति में था, तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि 31 मई तक शायद ये ठीक ठाक स्थिति आ जाएगी, लेकिन अभी भी सामान्य स्थिति नहीं है। लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है कि कई जगह खरीद का काम भी चल रहा है, कई जगह बैंक में जाना थोड़ा दुर्लभ ही हो रहा है। इसलिए किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए के निवेश और 250 करोड़ रुपए के कारोबार की सीमा तय है। अब ये जो फंड ऑफ फंड हमने जो क्रिएट किया हुआ है, ये बहुत ही आधार पर जो कमजोर एमएसएमई है, जो आर्थिक दृष्टि से एनपी अकाउंट हो गया है, बंद पड़ी हुई है, उनके कारण सबसे बड़ा इसका रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए उसका उपयोग होगा। उससे वो इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी। और ये 20,000 करोड़ का फंड है, तो करीब इसका 2 लाख एमएसएमई यूनिट को फिर से शुरू करने में, जो विशेष रूप से डिस्ट्रेस में है, उनको इसका फायदा होगा। और ये जो बड़े इंडस्ट्री है, इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लोग लेते हैं, खरीदते हैं, ये आपको पता है। एमएसएमई को ये सहूलियत नहीं थी, तो अभी हमने एक 10,000 करोड़ का शुरुआती योगदान दिया है और इस फंड को बाकी के फंड ऐड करके ये 50,000 करोड़ का फंड बनेगा। और जो एमएसएमई
एक्सपोर्ट करती है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, तो हम उनको पहले ही उनके फंड के लिए हम उसमें हमारी इक्विटी खरीदी करेंगे। वो मैक्सिमम 15% है, जो भी है उसकी फंड उसमें हम खरीद सकते हैं, और ये इक्विटी के कारण उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। देश भर में सोमवार से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये रेल सेवा श्रमिक, स्पेशल और 30 वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त हैं। इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और सामान्य श्रेणी दोनों के लिए आरक्षित टिकट उपलब्ध होंगे। सामान्य डिब्बों में भी बैठने वाली सीटें आरक्षित होंगी। रेलगाड़ी में बिना आरक्षित टिकट के किसी भी कोच में यात्रा नहीं की जा सकेगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि करीब 26 लाख यात्री 1 जून से 30 जून तक के लिए पहले ही टिकट बुक करा चुके हैं। रेल यात्रा के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। केवल वे यात्री ही रेलगाड़ी पर चढ़ सकेंगे जो संक्रमण रहित होंगे। रेलवे स्टेशन में उन यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास कंफर्म और आरएसी टिकट होगा। सभी यात्रियों के लिए रेलगाड़ी पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन भी करना होगा। गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए कोविड-19 का जोखिम कम करना केंद्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य और दायित्व है। अदालत ने इसके साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सभी चिकित्सा कर्मियों एवं पुलिसकर्मियों का आरटी-पीसीआर परीक्षण करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें बिना लक्षण वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मी भी शामिल होंगे। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और नागपुर नगर निकाय के इस रुख से उसके लिए सहमत होना संभव नहीं है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के तहत अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का आरटी-पीसीआर परीक्षण नहीं शामिल है। पीठ ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को विदर्भ क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के नियमित परीक्षण के लिए 1 सप्ताह के अंदर उपयुक्त नीति बनाने और प्रोटोकॉल तय करने का निर्देश भी दिया। देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है और केंद्र सरकार इस महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 97,581 हो गई है। वहीं 95,526 मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण मरने वालों की कुल संख्या 5,598 हो गई है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 61,52,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें मरने वालों की संख्या 3,71,000 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 17,88,000 के पार है। वहीं मृतकों की संख्या 1,04,000 से अधिक हो गई है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में ही कोरोना से सबसे अधिक 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में कोरोना का कहर जारी है, जहां एक दिन में कोरोना से 890 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 33,724 नए मामले सामने आए हैं। अब तक किसी भी देश में एक दिन में इतनी अधिक संख्या में संक्रमित मरीज नहीं मिले थे। वहीं कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 5,14,000 के पार है और कोरोना से अब तक 29,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
कोरोना वायरस